ऑलराइट गाइस, सो हम लोग एसईओ की बात कर रहे थे कल। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और क्यों हमें करना चाहिए। ठीक है, पेड और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनिक बिल्कुल ही फ्री होता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन करना होता है अपनी वेबसाइट पे। अब ऑप्टिमाइजेशन दो तरीके की होती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ठीक है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ओके गाइज, तो एसईओ के टाइप में हम जो फोकस करते हैं, जब भी हम एसईओ करते हैं तो दो तरीके की एसईओ पे हम फोकस करते हैं। एक होता है ऑन पेज, जिसको हम ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड ऑन साइट एसईओ। ठीक है, मतलब साइट के ऊपर, मतलब आपके वेबसाइट के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं और अपने यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सब पर काम करते हैं। मतलब आप अपने साइट पे लॉगिन करके जो भी आप काम कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके के एसईओ को हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, और ये 100% कंट्रोलेबल है। आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ऑन पेज एसईओ में कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल इन योर कंट्रोल। ठीक है, आप इसको कंट्रोल करते हो। तो वो क्या होता है, it refers to the practice of optimizing web pages to improve a website's search engine rankings and earn organic traffic। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होते हैं। एक तो होता है कि हाई क्वालिटी कंटेंट तो लिखना ही है आपको। उसके बाद हेडलाइंस, HTML टैग्स, टाइटल, मेटा, हेडर एंड इमेजेस, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब पर काम करना होता है आपको, जब हम ऑन पेज या ऑन साइट एसईओ की बात करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ 100% इन योर कंट्रोल, 100%। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ क्यों ज़रूरी है। तो जब आप ऑन पेज एसईओ करते हैं तो सर्च इंजन को उससे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। राइट, आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, तो सर्च इंजन को इससे पता चलता है। और जब कोई क्वेरी डालते हैं, जो भी आपके ऑडियंस है, जो भी क्वेरी डालता है, तो आपकी साइट कैसे दिखाई जाती है। जब आपका ऑन पेज एसईओ होता है, अच्छे से आपने हेडलाइन, टाइटल टैग्स, इमेजेस, इन सबको अगर आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया होता है, तो उस क्वेरी पे आपकी वेबसाइट दिखाई जाएगी। ठीक है, तो अब ऑन पेज एसईओ में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें हम जिस पे हम फोकस करेंगे, ताकि हमारा ऑन पेज एसईओ जो है वो बिल्कुल ही सही और करेक्ट हो जाए। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है टाइटल टैग्स। टाइटल टैग्स क्या होते हैं, जब आप कुछ भी सर्च करेंगे तो एक तो सबसे ऊपर में आपका एक वेबसाइट का यूआरएल दिखता है। ठीक है, उस यूआरएल के नीचे एक टाइटल दिखता है यहाँ पे, जिसको हम टाइटल टैग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लाइव देखते हैं हम कि वो कैसा दिखता है। यहाँ पे जब आप कुछ भी क्वेरी सर्च करेंगे, अब मैं कह रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है ये लिंक है वेबसाइट का, या इस आर्टिकल का लिंक है। राइट, दूसरा यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है आपको, ये इसको टाइटल टैग कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सर्च इंजन और गूगल के हिसाब से होना चाहिए। राइट, उसके बाद फिर उस पोस्ट या उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देते हैं। ठीक है, उसके लिए आप, अगर आप ये चाहते हैं, मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग इन 2020, द मिनिमलिस्ट इज़ द साइट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल पूरा का पूरा टाइटल आप एक साथ देख पा रहे हैं। अगर ये टाइटल बड़ा होता तो यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ आता। ठीक है, ये देखिए, ये इतना बड़ा है इनका टाइटल कि ये डॉट 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 लिखा आ रहा है, मतलब इसके आगे भी कुछ है।
तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जब तक टाइटल वो पढ़ेगा नहीं तब तक इंटाइस उसे कैसे कर पाएंगे, जब तक आपके ऑडियंस इसको पढ़ नहीं पाएंगे तो आप वो कैसे जान पाएंगे कि ये किस बारे में है। तो टाइटल टैग बिल्कुल ही लाइन उसका जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, आगे कुछ पढ़ने के लिए ना बचना चाहिए। तो उसके लिए आप या तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, एक मैंने टूल्स का नाम यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे जब भी आप जाएंगे moz.com SEO टाइटल टैग, इसको आप अपने इस पर सर्च करोगे तो यहाँ पे टाइटल टैग जनरेटर आ जाएगा। ये देखिए टाइटल टैग प्रीव्यू टूल, कि वो सर्च इंजन में कैसा दिखेगा, ठीक है, राइट। तो जो भी आपका हेडलाइन है, टाइटल है, जो भी आपका हेडलाइन है, टाइटल है, वो यहाँ पे पहले प्रीव्यू करके चेक कर लें कि क्या वो सर्च इंजन में कट हो रहा है या पूरा का पूरा टाइटल दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये कट हो रहा है। तो अगर मैं डालूँ एवरीथिंग you should know before you start digital marketing एजेंसी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कट हो गया, राइट। तो आपको फिर अपने आर्टिकल का दूसरा टाइटल सोचना पड़ेगा, या उसको ऐसे वर्ड्स में आपको वो करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल भी कट ना हो, ये इस तरह से दिखेगा आपका, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो टाइटल टैग आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो सर्च इंजन में कट ना हो, बिल्कुल इस तरह से डॉट डॉट करके ना आए, बल्कि ऐसा हो या फिर इस तरह से हो, पूरा का पूरा पढ़ने में आना चाहिए वो। तो उसके लिए ये टूल बहुत हैंडी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ SEO यू शुड नो, राइट। अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखो बिल्कुल भी ये फिट आ रहा है, सर्च इंजन में ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग को आपको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, जो भी पोस्ट आप लिख रहे हैं, राइट। वो 60 कैरेक्टर्स तक होता है, लेकिन 51 to 55 कैरेक्टर तक आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि गूगल जो है रीराइट नहीं करे आपके टाइटल टैग्स को। ये समझ में आएगा इस, और किस तरह का टाइटल टैग होना चाहिए, किस तरह से टाइटल आपको लिखना चाहिए, वो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, कीवर्ड उस टाइटल में है या नहीं, जिस कीवर्ड को आप टाइटल टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो टाइटल ऐसा तो ऐसा है या नहीं है कि जो भी ऑडियंस आपकी कुछ भी सर्च कर रही है यहाँ पे गूगल पे, अगर हम उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग मैंने डाला, तो उसने अपने टाइटल में ये चीज़ डाली है कि हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग इन 2020, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने टाइटल लिखा है। तो आपका जो सर्च इंटेंट है, जो टारगेट ऑडियंस जो सर्च कर रहा है, वो भी आप टाइटल में ज़रूर लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेडिंग्स दैट से इट ऑल। हेडिंग्स क्या होते हैं, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट करें इसको, ये क्या है, ये टाइटल हो गया, राइट। उसके बाद अगर उसके बाद भी कोई हेडिंग होता है, तो जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अगर आपके आर्टिकल में हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 है, तो वो उस चीज़ को डिनोट करना है आपको यहाँ पे। तो वो चीज़ अप्लाई होनी चाहिए कि कौन सा हेडिंग है, कौन सा सब हेडिंग है, और
उसमें आपने कीवर्ड का कैसे इस्तेमाल किया है कि जो कंटेंट आप लिखने जा रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में है, तो उसे आप हेडिंग और सब हेडिंग के तौर पर यहाँ पे पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए हेडिंग 2 मैंने इसको दे रखा है, राइट। मेरा हेडिंग 1 जो है बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग जो है वो ये रहेगा, दिस वन। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद ये हेडिंग 2 है। ठीक है, उसी तरह से इसका भी कोई पार्ट होता तो मैं उसे हेडिंग 3 का वो देता, उसके बाद उसका भी कोई पार्ट होता तो मैं हेडिंग 4 देता उसे, राइट। पैसिव इनकम टाइप्स, ये भी हेडिंग 2 है। तो इन सब हेडिंग्स का भी आपको ख्याल रखना है कि कौन हेडिंग है। ये देखो ये चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल पार्टिसिपेशन। हेडिंग 2 तो इन सब हेडिंग्स का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, कि कौन सा हेडिंग है और किस चीज़ के बारे में आपका कंटेंट है। तो हेडिंग के बारे में, हेडिंग ऐसा होना चाहिए कि वो आपके कंटेंट के बारे में बता दे कि उस कंटेंट के अंदर क्या है, तो हेडिंग का बहुत ख्याल रखना है। तो ये दूसरे नंबर पे आता है। पहला है कि आपका टाइटल टैग कैसा है, क्या उसमें कीवर्ड का यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा है हेडिंग और सब हेडिंग जो आप अपने कंटेंट में लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि एक आर्टिकल है उसके अंदर हेडिंग सब हेडिंग किस चीज़ के बारे में आप क्या लिख रहे हैं वो हेडिंग और सब हेडिंग से पूरा पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए आपके ऑडियंस को। ठीक है, रिच कंटेंट नो मैटर द लेंथ। अब यहाँ पे गूगल क्या करता है, गूगल ऐसे कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करता है रैंक करना जो कि कंटेंट बहुत अच्छा हो और उसकी लेंथ कितनी भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को गूगल बहुत पसंद करता है। इसलिए आप देखेंगे कि नील पटेल कभी भी 2000-3000 से नीचे के कंटेंट लिखते ही नहीं। नील पटेल की वेबसाइट पर अगर जाएंगे आप तो इतना कॉम्प्रहेंसिव, इतना इंफॉर्मेटिव आर्टिकल वो लिखते हैं कि एक आम इंसान उतना लिखने तक थक जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉगिंग इज़ अबाउट अ पैशन। इफ़ यू लव राइटिंग यू कैन डू ब्लॉगिंग, बट इफ़ यू डोंट लव राइटिंग इट विल बी वेरी हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, हाउ टू जनरेट, तो इनके आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो ये काफ़ी लंबे लंबे आर्टिकल्स हैं। देखिए कितने बड़े आर्टिकल हैं, और ये अपने आर्टिकल में डेटा, स्टेटिस्टिक्स, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि गूगल बहुत पसंद करता है कि आप स्टेटिस्टिक्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखे। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपका कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए आपके ऑडियंस के लिए। सिर्फ सेल्स ही नहीं होना चाहिए कि आप सेल करने के लिए सारी चीज़ें, आप वैल्यू प्रोवाइड करो, कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। जैसे कि आपने वो रिलायंस का म्यूचुअल फंड सही है वाला ऐड देखा था, किसी ने म्यूचुअल फंड सही है वाला यस ऐड सर। किसी ने देखा है? उस पूरे ऐड में रिलायंस ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा म्यूचुअल फंड बाय करो। सिर्फ वो पब्लिक को, अपने ऑडियंस को ये बता रहा है कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, राइट। वो सिर्फ एजुकेट कर रहा है म्यूचुअल फंड के बारे में। जब वो एजुकेट हो जाएगा तो खुद ब खुद वो उसका कस्टमर बन जाएगा, राइट। तो पूरे ऐड में जब तक उसका कैंपेन चल रहा है तब तक उसने अपने म्यूचुअल फंड के बारे में बात ही नहीं किया। तो इसे कहते हैं वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, कि आप अपने कस्टमर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को पहले एजुकेट कीजिए आप अपने ऑफ़र के बारे में। ठीक है, ऑफ़र के बारे में, या फिर जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके ऑडियंस के मन में होगा। उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, उसका आंसर दीजिए। जब उसका आंसर आप देंगे, जब वो अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके कस्टमर बनेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका कंटेंट जो है बिल्कुल रिच होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए। आपने सुना होगा कि कंटेंट इज किंग, राइट। गूगल लव्स कंटेंट दैट हेल्प देयर रीडर्स एंड आंसर देयर क्वेश्चन। ठीक है, और यही नहीं, कंटेंट जब आप क्वेरी का आंसर दे रहे हैं तो ये भी एंटिसिपेट कीजिए कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है।
अगर उसका भी आप आंसर दे देते हैं तो आपने उसके ट्रस्ट को, उसके कॉन्फिडेंस को और अच्छा कर दिया, राइट। जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आगे का क्वेश्चन का भी आप आंसर दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है वो खुश होगा कि अच्छा चलो यार इसका भी आंसर मुझे यहीं मिल गया, राइट। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो रिच कंटेंट होना चाहिए। और मैं क्या बता रहा था इस पे, यस, कि नील पटेल के आप वो देखें, आर्टिकल देखें कि कितना इन्फॉर्मेटिव होता है और किस तरह से आर्टिकल लिखना चाहिए। ये इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो नील पटेल लिखते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरे कंटेंट और दूसरे लोगों के कंटेंट को ये शेयर करते हैं। देख रहे हो, फैक्ट्स, ये देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट जनरेटिंग लीड्स। ये कल भी हमें बता रहा था कि फैक्ट्स जोड़ना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके कस्टमर का जो भी हो, या मैंने कहा कि उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको आप अगर इसमें शामिल करते हैं तो गूगल विल लव दैट एंड विल डेफिनेटली रैंक यू ऑन टॉप ऑफ देयर पेजेस। ओके, तो कंटेंट इज किंग। कंटेंट से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि ऐसे ही उठा के लिख दिया कंटेंट, कहीं से भी छाप दिया या कॉपी कर लिया, या फिर ऐसा है कि बिना रिसर्च के कंटेंट लिख दिया। यू कैन रिसर्च एंड राइट बेटर कंटेंट देन योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इंटरनल लिंक्स विद ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट, ठीक है। इंटरनल लिंक्स आर एन इजी टू एक्शन हाई इम्पैक्ट ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। इसकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको सर्च इंजन में रैंक करने का, अगर आपका इंटरनल लिंक ऑप्टिमाइज्ड है तो, ठीक है। ये बिल्कुल भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये बात कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने ये लिखा कि टेक एसईओ इम्प्लीमेंटेशन इनटू योर ओन हैंड्स एंड जंप इनटू द लो हैंगिंग फ्रूट एंड ऑन दिस लिस्ट। तो ये इसी के किसी आर्टिकल पे वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक एंकर टेक्स्ट लिखा है, एंकर टेक्स्ट कि किस चीज़ के बारे में है वो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा आर्टिकल का वो उठा के लिख दिया, क्या कहते हैं, टाइटल लिखा के लिख दिया और उसको हाइपर टेक्स्ट करके उसका लिंक डाल दिया। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं इंटरनल लिंक का, कि ये तो मैंने इंटरनल लिंक ऑल्सो रीड कर दिया है, बट यस, इफ़ यू सी विकीपीडिया पे जब आप जाएंगे तो इससे बेहतर इंटरनल लिंक किसी और वेबसाइट का दुनिया में है ही नहीं। जब आप ये पढ़ेंगे तो इन्हीं के, ये जब पढ़ते हैं आप तो जैसे ओलिव मॉरिस, अब इसके बारे में इन्होंने लिखा है, was a Jamaican born and British based community leader and activist. She participated in the black nationalist. अब कोई ये जब पूछेगा कि अरे ब्लैक नेशनलिस्ट क्या होता है, तो ब्लैक नेशनलिस्ट क्या होता है, फिर इसके बारे में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर विकीपीडिया ही का खुला है कि ब्लैक नेशनलिज्म क्या होता है। तो आप इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड कर रहे हो तो इंटरनल लिंक करने से क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो और हर चीज़ का सॉल्यूशन आप वहाँ पे दे रहे हो, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जिस चीज़ को विकीपीडिया को लगता है कि मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ और हो सकता है कि इनको इस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, तो उसने उसका अलग अलग पेज बनाया। देखो कितना इंटरनल लिंक यहाँ पे हर चीज़ का इंटरनल लिंक दिया है कि वो क्या होता है, राइट। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में पता चला, तो इन्होंने फिर उसी तरह से आपको अपनी वेबसाइट पे भी करना चाहिए कि अपनी वेबसाइट पे आप जो चीज़ भी लिख रहे हैं, ठीक है, उससे अगर दूसरे से रिलेटेड है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपने पहले कहीं लिखी है और उसको यहाँ पे लिंक करना ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर यहाँ पे लिंक कर दीजिए ताकि आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है, वो यहाँ पे क्लिक करके उस चीज़ को भी पढ़ ले ताकि उसको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। जैसे कि मैं भी अपने एक पोस्ट पे मैंने इस तरह से इंटरनल लिंकिंग किया है। सर ये सर वर्डप्रेस पे हो जाता है सर ये इंटरनल लिंक्स? बिल्कुल बिल्कुल, वर्डप्रेस, अभी मैं किस पे हूँ, वर्डप्रेस पे ही हूँ।
सर बट सर HTML में ये सबसे बेस्ट होता है ना? नहीं, ये किसने कह दिया आपसे? मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, वर्डप्रेस ही के बारे में हम बात कर रहे हैं। HTML में अच्छा होता है या वर्डप्रेस में अच्छा नहीं होता, ये किसने कहा आपसे? यू कैन डू सर दैट। मुझे एक चीज़ पूछिए। जी आपने कल बताया था ना कि हमें जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक करते हैं, जी। देन उसको और उससे लोग कोई ट्रैफिक जाती है दूसरी लिंक पर, उसको क्या बोलते हैं? बैक लिंक, बैक लिंक। बैक लिंक। वो ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, उसे बैक अच्छा। लिंक बोलते हैं। कि आपके आपके वेबसाइट का लिंक अगर किसी और के वेबसाइट पे है, मान लीजिए कि आपके वेबसाइट या आपके आर्टिकल का लिंक विकिपीडिया पे होता, राइट, तो उसे कहते हैं कि आपको एक बैक लिंक विकिपीडिया से मिला है। वन बैक लिंक यू हैव गॉट फ्रॉम विकिपीडिया, राइट, बिकॉज विकिपीडिया हैज मेंशन्ड अबाउट योर आर्टिकल और अबाउट योर वेबसाइट, right? So you got that backlink from Wikipedia, and that is one of the most important factor when we talk about off page SEO. ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में यही एक तो फैक्टर है। जब वहाँ से जो ट्रैफिक जाता है मेरे लिंक पर, जब वेबसाइट पर आएगा उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, और वो विकिपीडिया से जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे जाएगा, देन उसको मैं क्या कहूँगी? विकिपीडिया से जो ट्रैफिक आएगा उसे ट्रैफिक ही बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? मतलब जैसे सोशल ट्रैफिक होता है जो हमारे नहीं सोशल नहीं मीडिया नहीं साइट्स नहीं पर नहीं, ये आते हैं। रेफरल ट्रैफिक कहलाएगा। रेफरल ट्रैफिक क्या मीन्स कहते के हैं? विकिपीडिया हैज रेफर्ड यू and the traffic that Wikipedia is sending to you is called referral traffic. Okay, तो थैंक यू। no problem. तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको इंटरनल लिंक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इस किसको रिपोर्ट किया है, ये देखिए गूगल को मैंने वो किया है। एज पर रिपोर्ट मोर देन 7.5 बिलियन ब्लॉग्स आर पोस्टेड टुडे। तो ये मैंने एक्सटर्नल बैकलिंक, इसको एक्सटर्नल लिंक कहा जाएगा क्योंकि मैंने किसी एक्सटर्नल हाउ मैनी ब्लॉग्स आर पब्लिश्ड पर डे, राइट। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एज पर रिपोर्ट, तो किसी को रिपोर्ट देखनी है वो यहाँ पे क्लिक करेगा, चला जाएगा यहाँ पे, ये देखिए हाउ मैनी ब्लॉग्स आर पब्लिश्ड पर डे, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आउटबाउंड लिंक, जो कि दूसरे पे जा रहा है, दूसरे बाहर जा रहा है। ये मेरी वेबसाइट पे नहीं आया, ये गूगल की मैंने की है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ये भी बाहर का है, ठीक है, ये भी आउटबाउंड लिंक है। और मैं बताऊँ आपको इंटरनल लिंक कैसे होता है, अगर मैंने मेंशन किया होगा। ये मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, किस तरह से आप बना सकते हैं, सारे इमेजेस वगैरह लगाए हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लगइन यूज़ करना है। अब देखिए, आई कंसिडर एफिलिएट मार्केटिंग द बेस्ट एंड ईजी वे टू मोनेटाइज अ ब्लॉग, राइट। अब यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे बात आ रही थी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम योर ब्लॉग, तो मैंने नंबर 1 पे एफिलिएट मार्केटिंग लिखा है कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप कमा सकते हैं। लेकिन इस वाले पे तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ब्लॉग क्या है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसे कैसे कमाते हैं ब्लॉग से, ठीक है। तो मैंने लिखा आई कंसिडर एफिलिएट मार्केटिंग द बेस्ट एंड ईजी वे टू मोनेटाइज अ ब्लॉग। अब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पे एक और आर्टिकल लिख रखा है ऑलरेडी, तो मैंने उसको यहाँ पे लिंक कर दिया, राइट। ये देखो smartdigitallifestyle.com, हाउ टू सक्सीड इन एफिलिएट मार्केटिंग, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। ये बहुत ज़रूरी है इसमें। अब ये मेरी ही वेबसाइट पे है, मेरा ही आर्टिकल है। मैंने उसको क्यों लिखा? क्योंकि अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेनी है तो वो आराम से यहाँ पे जाकर वो कर सकता है। पेज नॉट फाउंड, वाई? लेट मी चेक इट गाइस, व्हाई दिस पेज।
सर जैसे आपने बताया कि जब विकिपीडिया हमारा लिंक डालता है अब हम मेरी वेबसाइट का, तो उसका आपने क्या नाम बताया था? उसको मैं बैक लिंक बोलता हूँ। बैक लिंक मीन्स यू आर गेटिंग a link from other website, that will be called backlink. ओके सर। Yes. You post, ठीक है, द अल्टीमेट गाइड टू एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैंने इस आर्टिकल को वहाँ पे लिंक कर दिया कि जिसको भी उसके बारे में पढ़ना है तो मेरी ही वेबसाइट पे आएगा। मेरी ही वेबसाइट पे मैंने उसको लिंक कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लगता है कि उस चीज़, जब भी कोई आर्टिकल आप लिख रहे हो, आपको लगता है कि एक और आर्टिकल लिखना चाहिए, आप उसको लगा के और उसके बाद फिर उसको अपने वेबसाइट पे लिंक कर दें, ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग ये होता है कि अपने ही वेबसाइट पे आप दूसरे रिसोर्सेज से उस चीज़ को लिंक कर दें, ठीक है। और एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जिस चीज़ का आप नाम ले रहे हैं उस चीज़ के बारे में उस चीज़ का वहाँ पे टाइटल लिखे। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है तो इसको अगर मैं हाइपर लिंक कर रहा हूँ किसी से, 1 मिनट, 1 मिनट में बताता हूँ क्या है। एंकर टेक्स्ट भी सही इस्तेमाल करना, ये भी एक बहुत बड़ा कमाल है, ठीक है। सर इंटरनल लिंक एफिलिएट हो सकते हैं? एफिलिएट जी नहीं, सर। एफिलिएट लिंक कैसे इंटरनल लिंक हो जाएगा? एफिलिएट लिंक आपका हमेशा आउटबाउंड होता है, वो किसी और वेबसाइट पे लेके जाएगा। मान लीजिए अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट है जिसका आप एफिलिएट लिंक लिए हुए हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो अमेज़ॉन पे जाएगा, ना कि आपकी वेबसाइट पे। तो The सर any resource that you connect it to your own website is called internal link, ठीक है। इंटरनल से समझ में नहीं आ रही है बात आपको? इंटरनल मीन्स आपकी ही वेबसाइट पर, राइट, वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा, ठीक है। एंड गूगल बहुत ही ज़्यादा वो करता है, हेट करता है एफिलिएट लिंक को अब, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो सिर्फ स्पैमिंग करते हैं, ठीक है, एफिलिएट लिंक डाल के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसके बाद जो है आप वो करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई कंसिडर एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैंने एंकर टेक्स्ट जो है एफिलिएट मार्केटिंग ही यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड जो है उससे पता चलना चाहिए कि वो किस बारे में है, राइट, वो किस बारे में है, उससे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं। जैसे ये मैंने हाइपर लिंक किया है, ये देखिए, मैं इससे पहले कॉपी कर लेता हूँ। और अब हटा देता हूँ इसका, ये देखो लिंक हट गया इसका, ठीक है। तो मैं इसे लिंक करने के लिए क्या करूँगा? मैं इसे लिंक करने के लिए क्या करूँगा? अपना पहले आर्टिकल का वो URL वो करूँगा कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, उसके बाद अप्लाई कर दूँगा। अब देखिए, अब ये हो गया, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग, आई कंसिडर एफिलिएट मार्केटिंग द बेस्ट एंड इजी वे टू मोनेटाइज अ ब्लॉग। अब जिसको भी एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ना है वो मेरे इस पर जाके पढ़ सकता है उसको, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंक। उसके बाद क्या है? ऑन पेज ईट सिग्नल। ईट किसी को पता है क्या होता है? अभी अभी गूगल का पिछले साल से या 2020 में आया था ये पॉलिसी, ये अपडेट गूगल का, कि ईट जो भी वेबसाइट फॉलो करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगा। ईट क्या होता है? एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। मीन्स कि आप जो भी लिख रहे हैं उसका जो एक्सपर्टीज़ लेवल है आपका कितना है। अगर आपका एक्सपर्टीज़ लेवल नहीं है तो बहुत सारे जो वेबसाइट थे जो रैंक कर रहे थे उनका जो है इस अपडेट के बाद रैंकिंग घट गई। मान लीजिए कि आप डॉक्टर नहीं हैं,
लेकिन आप डॉक्टर ये सलाह मशवरा दे रहे हैं वेबसाइट पे। आई मीन मान लीजिए कि आप डेंटिस्ट नहीं है लेकिन डेंटल के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपकी अथॉरिटी कितनी है, ये कैसे पता चलता है? अब जैसे हेल्थ लाइन है, ये मेडिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो गूगल क्यों इनको ऊपर लेके आएगा या इनके आर्टिकल को ऊपर लेके आएगा? जाहिर सी बात है कि इन्होंने ऐसे एक्सपर्ट्स रख रखे हैं जो इस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं जो कि इनके रीडर को हेल्प करेगा। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ऑथर का बायो होना चाहिए और उसकी एक्सपर्टीज़ भी उसमें शो होनी चाहिए। मेडिकली रिव्यूड बाय एड्रियन सीड्स MSRD LDN न्यूट्रिशन रिटन बाय रोज थॉर्न और मार्च 10, राइट। मेडिकली रिव्यूड बाय मीन्स के इन्होंने लिखा तो है लेकिन उसको रिव्यू किसने किया है? इन्होंने किया, जो कि MS है, RD है, LDN है, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे। तो गूगल को उससे पता चलता है कि चलो इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो किसी भी एक्सपर्ट के अंडर में लिखा है, तो ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो टॉपिक्स हैं ये YMYL में आता है। YMYL क्या होता है? उसे हम कहते हैं योर मनी योर लाइफ, YMYL। इनका जो अपडेट था ये था योर मनी योर लाइफ, इसके बारे में पढ़ लेना। तो YMYL जो भी टॉपिक हैं उसके ऊपर जो भी आप लिखते हैं उसमें आपकी एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस झलकनी चाहिए। अगर नहीं है तो गूगल आपको कभी भी रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो योर मनी योर लाइफ में कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप फिनांस के बारे में लिखते हैं। फिनांस के बारे में अगर आप लिखते हैं तो क्या आपकी अथॉरिटी है उसमें? क्या आपका एक्सपर्टीज़ है फिनांस की दुनिया में? क्या आपने अपना सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे दिखाया है, या कहीं आप काम करते हैं, कहीं के डायरेक्टर हैं, कहीं के ऑथर हैं, कुछ भी हैं, तो वहाँ पे वो आपको लिखना चाहिए ताकि गूगल आपको सीरियस ले और फिर आप जो भी ओपिनियन दे रहे हैं उसको रैंक करा के आपके ऑडियंस को दिखाए। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी आपकी वेबसाइट कभी भी इस वाले कैटेगरी में तो रैंक नहीं करेगी। बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जो वेबसाइट्स थे जो रैंक कर रहे थे वो इस अपडेट के बाद नीचे आ गए हैं। जैसे हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लोग अंधाधुंध लिखा करते थे, ठीक है। इवन कि मैंने भी हेल्थ के ऊपर बहुत लिखा था ब्लॉग पे, बट उसकी कोई अब भी फैक्टर जो है उसको वहाँ पे नहीं लेके आएगा। चाहे कितना भी अच्छा आर्टिकल आप लिख दें, अगर गूगल की नज़र में उसका एक्सपर्टीज़ नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है वो चीज़, तो वो कभी भी वहाँ पे नहीं लिखेगा। तो जब भी आप इस चीज़ के YMYL कैटेगरी में लिखें तो उसमें ज़रूर से या तो किसी से रिव्यू करवाएं, उसका नाम डालें, उसका बायो, ऑथर जो भी आपका ऑथर है उसका बायो डालें कि वो कहाँ काम करता है, क्या करता है, किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, तो आपको गूगल वहाँ पे सीरियस लेगा और फिर वहाँ पे उसकी रैंक होगी। तो ये होता है ऑन पेज ईट सिग्नल्स, ठीक है। तो वहाँ पे आप अवार्ड्स, टेस्टिमोनियल्स, स्टडीज़, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑन पेज अपने में लिख रहे हैं, आप आर्टिकल अगर इन सब चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, वैल्यू ऐड होगी और गूगल आपको सीरियस लेगा, ठीक है। कंटेंट दैट आंसर्स पीपल आल्सो आस्क एंड फैक्ट क्वेश्चन। पीपल आल्सो आस्क का आपने पेज देखा है? जब आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे देखिए पीपल आल्सो आस्क, PAA, राइट, पीपल आल्सो आस्क का ये क्वेश्चन जो बॉक्स आता है गूगल का, अगर आप जब भी आप कुछ लिखने जाएं तो ज़रूर से यहाँ पे टाइप करें और उसके बाद पीपल आल्सो आस्क वाला क्वेश्चन भी देखें। अगर आप इसका आंसर अपने ब्लॉग में डालते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये फीचर्ड स्निपेट जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाली चीज़ मिले। देखो यहाँ पे फीचर्ड स्निपेट्स में क्या क्या आता है, उनके ही ब्लॉग से कुछ आर्टिकल्स के पोर्शन जो कि लगता है गूगल को कि वो हेल्प कर सकते हैं,
वो निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, जो कि आपको नीचे वाले किसी में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एक हेडलाइन, एक URL और उसका एक डिस्क्रिप्शन। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस ब्लॉक के अंदर से कुछ पोर्शन गूगल ने यहाँ पे दिखाया है। तो इससे क्या होता है, फीचर्ड स्निपेट्स में आने से क्या होता है कि इसकी क्लिक थ्रू रेट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इमेज को इसने इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया है कि गूगल ने इमेज को भी इनके यहाँ पे दिखाना चाहा। और किसी भी आर्टिकल पे आपको इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन गूगल ने फीचर्ड स्निपेट्स जब इसको मिल गया है तो इसके अंदर का इमेज भी दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे आता है, ये जब आप पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन और फैक्ट का आंसर अगर आप सही देते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो आपका ज़्यादा चांसेस है फीचर्ड स्निपेट्स में आने का, सर्च में आने का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे उसी का इमेज लेकर डाल दिया यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सो टू ऑप्टिमाइज फॉर PAA frequently asked ये people also ask start by directly asking the relevant question in subheadings and answering in list or paragraph format as appropriate, ठीक है। सब हेडिंग में भी उसका आंसर दे सकते हैं, फैक्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है, लिस्ट में भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये गूगल इसलिए लिखवाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, तो इन्होंने ऑल टेक्स्ट में क्या लिखा है, आर्काइव्स अ व्यू ऑफ अ लार्ज माउंटेन इन दी बैकग्राउंड है, इससे समझ में आ रहा है, अ व्यू ऑफ अ लार्ज माउंटेन इन दी बैकग्राउंड स्टॉक फोटोग्राफी। अब इन्होंने इसका जो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला है, उससे गूगल को क्या पता चला कि ये क्या है, बैकग्राउंड में जो माउंटेन है बड़ा बड़ा, उसके बारे में ये इमेज है, तो गूगल को उससे पता चल जाता है। लेकिन ये गूगल क्यों करवाता है, ये भी जानना ज़रूरी है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो नहीं देख सकते, वो उनके लिए ये किया जाता है, ठीक है, कि उनको ये समझ में आ जाए। उनकी भी पढ़ाई होती है अपनी, वो कैसे समझते हैं नहीं समझते, आई डोंट नो, बट ये जो चीज़ है ये इसलिए की जाती है ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी इस इमेज के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन समझ सके कि ये है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन डालना बहुत ज़रूरी है आप जब भी इमेज अपने वेबसाइट में डालते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेबसाइट में किस तरह से इमेज डालते हैं और कैसा वहाँ पे ऑल टेक्स्ट डालते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन आ रहा है इमेज डिटेल्स का। यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैंने डाला है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे मैं इसका और डिफाइन कर देता हूँ, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। अब ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया ये, राइट, कि इस इमेज से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यू प्लेस योर एफिलिएट लिंक ऑन योर साइट, विजिटर्स क्लिक योर लिंक एंड आर टेकन टू द मर्चेंट साइट। तो ये मैंने प्रोसेस बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग पूरा काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में डाल दिया कि हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, राइट। तो जो भी इमेज आप डाल रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लिखें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में, उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि वो इमेज है किस चीज़ के बारे में। तो ये होता है ऑल्ट इमेज ऑप्टिमाइजेशन। लेट मी अपडेट इट। So write the description of the image that you use on your site and blog articles. कि इमेज असल में है किस चीज़ के बारे में। वैलिड स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है? अब जब भी आप वेबसाइट देखते हैं गूगल की नज़र में, जो भी वेबसाइट आप देखते हैं, ये आपको तो ऐसा दिखता है, लेकिन क्या गूगल को या गूगल के बॉट्स को, गूगल की मशीन को क्या ये चीज़ें ऐसी दिखती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये आर्टिकल है तो ये आपको इमेजेस एंड टेक्स्ट ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जब गूगल क्रॉल करता है अपने मशीन से, अपने बॉट के थ्रू, तो क्या उसको ऐसा दिखता है? बिल्कुल भी नहीं।
तो उसी के लिए स्कीमा मार्कअप का हम यूज़ करते हैं। अगर आप व्यू पेज सोर्स करें तो गूगल को जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा कि क्या है ये, ऐसा जो HTML जो टेक्स्ट होता है उसको वो पढ़ता है, तब उसको समझ में आता है अच्छा ये इस चीज़ के बारे में है, राइट। तो उसके लिए हम स्कीमा मार्कअप का यूज़ करते हैं ताकि हम गूगल को बता सकें कि वो किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। ये कलेक्शन होता है कोड्स का, और वो कोड बताते हैं गूगल को कि ये इस चीज़ के बारे में है। सो स्कीमा मार्कअप इज़ अ कलेक्शन ऑफ कोड स्निपेट्स that can be placed on any page of website in order to call out specific aspects of the page in the search results, कि वो है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। Pages with structured data tend to receive higher click-through rates than those without, as the snippets are more engaging and attractive to searchers। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा अगर आप अपने वेबसाइट पे या अपने पेजेस पे या अपने आर्टिकल्स पे अगर डालते हैं तो ये ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट इस पर आती है, ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि वो है किस चीज़ के बारे में। अब ब्लूबेरी पाई रेसिपी अगर हमने डाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिज़ल्ट आया है। इजी होम मेड ब्लूबेरी पाई इंस्पायर्ड टेस्ट इनके बिज़नेस का नाम है, ये उनका टाइटल हो गया। और यहाँ पे आपको एक रिव्यू भी दिख रहा है, ठीक है। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो रिव्यू नहीं दिखेगा, ठीक है, जब आप अपने आर्टिकल को वो करेंगे, लेकिन इन्होंने कोड लगा रखा है जिसकी वजह से ये यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो रुझान होगा वो ये होगा कि मैं इसको क्लिक करके देखूँ, ठीक है। 2000 रिव्यू हैं, 4.88 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये होता है स्कीमा मार्कअप, राइट, कि वो है किस चीज़ के बारे में। तो स्कीमा मार्कअप आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के लिए बहुत सारे टूल आते हैं। 2 टूल मैंने आपको यहाँ पे पहले दे दिए हैं, लेकिन मोस्टली जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ या करता हूँ वो ये टूल है। इसमें आइए देखते हैं कि किस तरह से स्कीमा मार्कअप जनरेट किया जाता है और किस तरह से कोड को उसमें लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, जिसको JSON LD भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप ये पूछ रहा है कि विच schema.org मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, एंड देयर आर डिफरेंट बिजनेस। क्या आप आर्टिकल के लिए करना चाहते हैं, क्या ब्रेड क्रम के लिए, इवेंट के लिए, फैक्ट पेज के लिए, हाउ टू के लिए, जॉब पोस्टिंग के लिए, ठीक है, लोकल बिजनेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्सन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, रेसिपी के लिए, वीडियो के लिए, वेबसाइट के लिए, किस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जिस चीज़ के लिए भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे आएँ। जैसे मान लीजिए लोकल बिज़नेस है मेरा, लोकल बिज़नेस के लिए तो यहाँ पे आप उस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी दे दें, क्या है, किस चीज़ का बिज़नेस है, फिज़िकल बिज़नेस है, लोकल बिज़नेस टाइप, ऑटोमेटिव बिज़नेस, सर्च लोकल बिज़नेस टाइप, राइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये लोकल बिजनेस में नहीं आएगा, राइट। डेंटिस्ट हैं, चलिए मानते हैं डेंटिस्ट हैं आप, ठीक है। मोर स्पेसिफिक टाइप अगर उसका कुछ है, अगर आप ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री यहाँ पे आ रहा है, डेंटिस्ट, उसका और भी कोई टाइप होता है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेम क्या है बिजनेस का, ठीक है, मान लीजिए रॉयल क्लिनिक है, राइट, बिजनेस का नाम। इमेज URL, आपका जो लोगो है उसका URL, ID URL, ठीक है, URL आपके जो वेबसाइट का URL है वो क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, प्राइस रेंज क्या है, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं तो इससे गूगल को पता चलता है आपके बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस क्या है, कैसे है, और सर्च इंजन को भी इसको क्या नाम है, क्रॉल करने में आसानी होती है। ओपनिंग आवर्स आप लिख सकते हैं कि ओपनिंग आवर्स क्या है, एड डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोड जनरेट करना होगा। जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें डाली हैं
उसके बाद आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, वो यहाँ से कोड कॉपी करना है और अपने वेबसाइट पे लिख देना है। तो मान लीजिए कि मेरा ये कोड है, ठीक है। और लोकल बिजनेस, लोकल पेज कैसा होना चाहिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखिए, और किस तरह से स्कीमा मार्कअप काम करता है। मान लीजिए कि ये वेबसाइट है, ठीक है, इस तरह से आपका लोकल बिजनेस का वेबसाइट होता है। क्या होता है, एक तो हेडर इमेज होता है। हम कौन सी वेबसाइट बना रहे थे यहाँ पे, अभी किसी को याद है? वर्डप्रेस की कौन सी वेबसाइट पे मैं था? द हेवन था आप लोगों में, घुमक्कर.in था, क्या था? घुमक्कर.in। घुमक्कर.in, देखता हूँ, घुमक्कर.in, तो ये हेडर इमेज है, राइट। तो आप जब भी लोकल वेबसाइट बनाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। ये एक डेमो चीज़ दिखाई जा रही है आपको कि किस तरह से आपका लोकल बिजनेस का जो जो वेबसाइट है वो किस तरह से होना है। एक हेडर इमेज है और एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ठीक है। हेडर इमेज एंड कॉल टू एक्शन उसमें ज़रूर होना चाहिए, एक रिक्वेस्ट कोड वाला, देखिए यहाँ पे है। तो आपका भी जो भी बिज़नेस है वहाँ पे एक हेडर इमेज, किस चीज़ के बारे में है बिज़नेस, हेडलाइन, उसके बाद कॉल टू एक्शन, राइट। उसके बाद H1 हेडलाइन, ठीक है, H2 हेडलाइन। उसकी H1 हेडलाइन में मतलब किस चीज़ का बिजनेस है आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद H2 हेडलाइन में आप डाल सकते हैं कि आप मतलब कितने बजे खोलते हैं या क्या अदर स्पेशलिटीज़ हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट जो भी डिस्क्रिप्शन है आपके बिज़नेस का वो डाल सकते हैं। उसके बाद फिर कॉल टू एक्शन आप दीजिए अपॉइंटमेंट बुक करने का। उसके बाद आप इमेज डाल सकते हैं अपने क्लाइंट्स का जो भी है। उसके बाद टेस्टिमोनियल सेक्शन डाल सकते हैं कि टेस्टिमोनियल में आपके क्लाइंट ने क्या बोला। उसके बाद लिस्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, एंड गूगल बुलेट पॉइंट्स को पसंद करता है कि कैसी कैसी सर्विसेज हैं, ये डाल सकते हैं। हाउ टू अवेल सर्विसेज, कैसे अवेल कर सकते हैं आप उस सर्विस को। मान लीजिए कि मुझे डेंटिस्ट का कोई कुछ अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो हम कैसे वो करते हैं, अवेल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि आप अपने सर्विस प्रोवाइड करने का प्रोसेस बता सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप सर्विस अपने क्लाइंट को देते हैं, क्या क्या प्रोसेस स्टेप हो सकता है, तो वो स्टेप आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन यहाँ पे इसलिए डाला गया है कि यहाँ पर किसी ने डॉज करके अगर नीचे आ गया है तो वहाँ पे भी, तो कभी भी एक कॉल टू एक्शन नहीं होना चाहिए, कई कॉल टू एक्शन आपको रखना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको उनका कॉल टू एक्शन बटन मिलना चाहिए, ताकि वो वहाँ से भी नेविगेट करके आपको कांटेक्ट कर सकें। हाउ टू रीच अस, यहाँ पे आप गूगल मैप का इम्बेड कोड डाल सकते हैं कि किस तरह से आप पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके बिज़नेस का। तो ये लोकल बिज़नेस का एक डेमो वो है जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए कि इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे लोकल बिज़नेस में सिटी वगैरह इन सब को भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि लोकल बिज़नेस में इस चीज़ का लोकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है कि बेस्ट डेंटिस्ट इन शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, राइट। तो उससे फ़र्क पड़ेगा और सर्च इंजन को पता चलेगा अच्छा ये जो बिज़नेस है ये डेंटल बिज़नेस है और ये ओखला और शाहीन बाग में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो वो होना चाहिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं, इसी से आप स्कीमा मार्कअप में यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और उसको फिलअप करने के बाद यहाँ से कोड ले सकते हैं और उस कोड को फिर आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट पे कैसे कोड लगाया जाता है, दो तरीके से आपको कोड लगाया जाता है। एक तो प्लगइन के थ्रू लगाया जाता है या फिर थीम्स के कोडिंग में लगाया जाता है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कि आप प्लगइन के थ्रू लगाओ अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि दैट विल बी ईजी फॉर यू so that you don't miss up with your themes and any codings of your already established website, ठीक है। अब यहाँ पे स्कीमा डालोगे बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे। एक तो बहुत सारे एसईओ के प्लगइन होते हैं, योस्ट एसईओ,
रैंक मैथ एसईओ, अभी मैं यहाँ पे रैंक मैथ का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें ये दोनों अगर आपने यूज़ किया है तो इसमें ऑलरेडी आपके पास वो स्ट्रक्चर, वो डेटा ऑलरेडी फिलअप करने का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों प्लगइन नहीं हैं, क्योंकि ये प्रो प्लगइन प्रो में आता है, अगर ये नहीं है तो आप दूसरा कोई भी प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले का ज़्यादातर जो भी वेबसाइट बनाते हैं वो योस्ट या फिर रैंक मैथ में से कोई ना कोई एक ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारा WPSU स्ट्रक्चर्ड डेटा स्कीमा आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये जो कोड आपने यहाँ से लिया है स्कीमा मार्कअप से, वो कोड आप इसमें डाल देंगे और आपकी वेबसाइट पे सेव कर देंगे, वो फिर चलने लगेगा और आपका स्कीमा मार्कअप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप रैंक मैथ का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीमा टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं जाऊँगा स्कीमा टेम्पलेट्स पे अपने, और यहाँ से न्यू पे ऐड करूँगा, ठीक है। बहुत स्लो चलता है यार। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको स्कीमा वो करना है, ठीक है। योर टेम्पलेट्स में आपका सेव टेम्पलेट्स आ जाएगा, या कस्टम स्कीमा आपको जनरेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में है, क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सर एक क्वेश्चन था जी बताइए। सर। जैसे कि हम लोग अगर ऑनलाइन वेबसाइट अगर हम लोग ये बिल्डअप करते हैं जैसे वर्डप्रेस के थ्रू, तो हमें स्कीमा मार्कअप की जरूरत पड़ती है, लेकिन जी लेकिन सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल है आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बुक के बारे में, क्राउजल है, कोर्स है, डेटा सेट है, इवेंट है, फैक है, फास्ट फैक्ट चेक है, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है, मूवी है, म्यूज़िक है। तो जब आप ये यूज़ करते हैं जिस चीज़ के बारे में भी है, तो वो रिच रिजल्ट्स गूगल को दिखता है और वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से गूगल उसको शो करता है, जैसे कि रिव्यू की शक्ल में शो करता है। आप जैसे रेसिपी वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हेडलाइन लिखेंगे, रिव्यू लोकेशन लिखेंगे, बिलो कंटेंट कहाँ पे दिखना है आपको। इसीलिए जब भी आप यहाँ पे रेसिपी टाइप करेंगे कि मैं मान लूँ कि शाही पनीर रेसिपी, शाही पनीर रेसिपी अगर मैं डालूँ तो यहाँ पे आप देखें किसी ने डाला, ये देखो इन्होंने जो है डाल रखा है स्वातिज रेसिपीज़। तो ये जो है ये ज़्यादा इंटाइसिंग होता है लोगों के लिए और ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट इस पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से आप कर सकते हैं बिलो कंटेंट। तो ये देखिए बिलो कंटेंट आपका ये रिव्यू दिखता है ये। तो इस प्लगइन का यूज़ करके रैंक मैथ है या ऑल इन वन एसईओ है या फिर योस्ट एसईओ है, इन सब का। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपके इस उसका प्रिपरेशन टाइम कितना है, कुकिंग टाइम कितना है, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइप क्या है, कुजीन क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब देते हो तो गूगल को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके कंटेंट के बारे में पता चलता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने ऑडियंस को सर्व कर सकता है, ठीक है। कैलोरीज़ कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने जब भी रेसिपी का वेबसाइट बनाएं तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर डालें और देखिए कि किस तरह से आपका रैंकिंग जो है गूगल पे बढ़ता है, राइट। उसी तरह से डिफरेंट अलग स्कीमा आर्टिकल के लिए होता है,
या फिर जॉब पोस्टिंग के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कैसी है, किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी में फिट करता हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप रैंक मैथ प्रो प्लगइन का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। जी हाँ, मिस्टर संकेत तिवारी क्या बता रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। जी बताइए। सर हम कोई वेबसाइट बिल्डअप करें और उसमें स्कीमा में करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल, आप अगर करेंगे तो आपका सर्च इंजन, अब यहाँ पे इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग हो। अगर आप रैंकिंग नहीं करवाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, मत कीजिए। बट दीज आर some of the important elements of on page SEO that you must consider, you know, in order to rank higher on search engines. Okay guys, so this class was all about on page SEO कि अपने साइट पर क्या क्या कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है ऑन पेज SEO जब आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे हम क्यों ना करें भाई। हम जब वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे, अच्छी पोजीशन लेके आए गूगल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हो। ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो ज़्यादा रेवेन्यू होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप स्कीमा का यूज़ करते हैं, स्कीमा जनरेट करते हैं, अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, तो गूगल को पता चलता है कि वो कंटेंट है किस चीज़ के बारे में, उसका पूरा डिटेल आप गूगल को दे देते हैं। तो जब सर्च इंजन क्रॉल करता है, चूँकि बॉट क्रॉल करते हैं वेबसाइट को, तो जब बॉट को पता चलेगा तभी तो वो गूगल को सिग्नल देगा। जब कुछ उसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके बिज़नेस के बारे में ना पता है, ना आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर उसके लिए मुश्किल है, राइट। तो ऑन पेज एसईओ में स्कीमा मार्कअप इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड यू मस्ट कंसिडर इट। अगर लोकल बिजनेस है तो उसमें तो ज़रूर से करें, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? आप लोग फिर से मैं भेज देता हूँ वो PDF ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं फिर से भेज देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बाद भी और भी जब भी ऐड करूँगा तो मैं फिर से भेजूँगा, ठीक है। ओके सर। जी सर। तो उसको पढ़ लेना। और इमेज एसईओ SEO